हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़। इसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त और मित्र और शत्रु। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में कि हमने देखा है सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, अपने आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा होगा जो क्या है, जो लेकिन क्या होता है कि हमारे आसपास हम तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं जो बड़े हैं, जो हमारी आंखों से दिख जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इनको माइक्रोब्स बोला जाता है इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं कि जब रेनी सीज़न आती है तो जो ब्रेड होता है वो क्या करता है, वो ख़राब हो जाती है जल्दी से, है ना। उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, वो ग्रेइश वाइट कलर की, उस पर पैचेज आ जाते हैं। ये क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोब्स पनप जाते हैं, उस पर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं, ये देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये एक्टिविटी है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope। हम क्या करें, मिट्टी को तो एक थोड़ी सी मिट्टी को, गीली मिट्टी को लेके आए, बीकर में पानी में डालें, फिर उसको जब मिट्टी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाए, फिर हम क्या करें, उसको पानी को ऊपर से निकालें। ठीक है, एक बूंद, और उसको किस पे देखें, माइक्रोस्कोप में देखें। तो हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे क्या होते हैं उसमें, छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे। ठीक है, और एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। हम किसी तालाब से कुछ बूंदे पानी की निकाल लें और उसको क्या करें, उसको ग्लास साइड पे स्प्रेड कर लें। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें भी क्या है, छोटे छोटे जीव हैं। ठीक है, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। ठीक है, हमें क्या मिला, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मिले जो क्या है उसमें मूव कर रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो पानी है और जो सॉइल था जिसको हमने हमने टेस्ट किया था, माइक्रोस्कोप में देखा था, उसमें क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, उन वो सभी क्या होते हैं, सब के सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते, कुछ डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। ठीक है, सम ऑफ दीज सच एज अ फंगस एंड that grows on bread can be seen with मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो फंगस होते हैं जो ब्रेड पे आते हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अदर है इनमें से माइक्रोब्स, हम फंगस को कैसे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से। लेकिन इसके अलावा हम किसी को भी बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, हमें नॉर्मली दिख नहीं पाते, हम इनको देखने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड होते हैं, जिनका नाम है क्या, और ये ग्रुप क्या है, बैक्टीरिया,
फंगी, प्रोटोजोआ और क्या एल्गी। ठीक है, और इनमें से क्या है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है हमें फिगर में दिखाए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। ये किसका चित्र है, ये है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से होते हैं। और ये क्या है, ये एल्गीज है। ठीक है, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और ये क्या है, ये है स्पाइरोगायरा। ठीक, और इसको हमने पढ़ा है, ये क्या होता है, हमने 6th क्लास में पढ़ा था, ये है अमीबा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फंगी है। फंगी में कौन कौन से है, ब्रेड माउल्ट, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है, और स्पर्जिलस। ठीक, आप इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, और कुछ वायरस होते हैं माइक्रोब्स में, जैसे वायरस कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वायरस क्या होते हैं। आइए देखते हैं वायरस के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा, माइक्रोब्स, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। और अब पढ़ते हैं वायरस के बारे में। जो वायरस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो अदर माइक्रोब से थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जब कोई माइक्रोब्स क्या होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। ठीक है, उनकी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होस्ट माइक्रोब्स बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायरस क्या करते हैं, ये तभी रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये कहाँ होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, जिनको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, which may be a bacterium, plant or animals. Some of the viruses are shown in figure 2.1। अभी हमने देखा 2 वायरस को, है ना। Common ailments like cold, influenza and most cough are caused by viruses। जो कॉमन बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और भी तरीके के कफ्स, वो क्या होते हैं, वो भी वो वायरस के कारण होते हैं। लेकिन कुछ सीरियस डिजीजेस हैं, जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब भी क्या है, ये सब भी वायरस के द्वारा ही होते हैं, वायरस की वजह से ही होते हैं। ठीक है, और ये जो डिजीजेस होते हैं लाइक डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब क्या होता है, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, और जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है ना, और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी हो जाता है, जिसमें खांसी आती है बहुत बहुत, है ना, ये सब क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं। ठीक है, और हमने बहुत सारे, हमने कुछ जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में कहाँ पढ़ा था, क्लास 6 में और 7th में। आपको उसको रिकॉल करना चाहिए, और वीडियो को अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो फिर से उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं बैक्टीरिया की तरह, है ना, या फिर कैसे होते हैं, कुछ एल्गी की तरह या फिर प्रोटोजोआ की तरह मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, सच एज मेनी एल्गीज एंड फंगीज। ठीक, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब तरह के इन्वायरमेंट्स में होते हैं। जैसे ये बहुत ठंडी जगहों पे भी रह सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे रह सकते हैं जहाँ का मौसम गर्म है, जहाँ का क्लाइमेट गर्म है। और ये डिजर्ट्स में भी रह सकते हैं, जहाँ पे क्या होती है, पानी की कमी होती है। और ये कहाँ पे रह सकते हैं, ये दलदली भूमि पे भी रह सकते हैं। जैसे कच्छ में देखा ना, दलदल भूमि रहता है, दलदल ज़मीन है।
ठीक है, वहाँ पानी से भरा रहता है तो वहाँ भी रह सकते हैं, ठीक है, कीचड़ वाले स्थान पे। और ये कहाँ रह सकते हैं, ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर या फिर ह्यूमंस के बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं, किसी जीव में रहते हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, लेकिन कुछ क्या है, फ्रीली ही घूमते रहते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, माइक्रोब्स एंड अस। माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि माइक्रोब्स की वजह से तो अभी हमने देखा कितनी सारी डिजीज होती हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। कुछ क्या होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, ढेर सारे डिजीज किसकी वजह से होते हैं, माइक्रोब की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरियस पर्पसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। जैसे हम दही बनाते हैं तो दही बनाने में भी किसका यूज़ करते हैं हम, माइक्रोब्स का, ठीक है, जो क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम ब्रेड बनाते हैं तो वहाँ भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है, ठीक है। और जब केक बनाते हैं तब भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी करते हैं, ठीक, बड़े स्केल पे, ठीक है। दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ होते हैं। और जैसे क्या होता है कि जब हमने देखा कि हम जब मैन्योर बनाते हैं, मैन्योर कैसे बनाते हैं कि जो हम वेस्ट फेंक रहे हैं प्लांट का और किसका, एनिमल का, ठीक है, डंग फेंक रहे हैं जो एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं गड्ढा बना के, वो क्या हो रहा है, वो इन माइक्रोब्स के द्वारा किस में चेंज कर दिया जा रहा है, मैन्योर में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो कचरा किया था उस कचड़े को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको खाकर उसको माइक्रोब्स में चेंज कर दिया। तो ये क्या होंगे, उनको मैन्योर में चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गए, ये हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, फ्रेंडली माइक्रोब्स हो गए, ठीक है। और हमने कहाँ देखा था, हमने एक प्रोसेस देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो राइजोबियम था, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया था, वो क्या कर रहा था, वो एटमॉस्फेयर से किसको ले रहा था, नाइट्रोजन को, और मिट्टी में मिला देता था, ठीक है। मतलब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर से किस नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता था और सॉइल से वो कहाँ जाता था, प्लांट्स में जाता था, ठीक है। अब हम दही और ब्रेड कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसकी प्रोसेस है। हमने क्लास 6 में देखा था कि जो दही है वो किस में टर्न हो जा रही है, दूध है वो किस में टर्न हो जा रहा है, वो टर्न हो जा रहा है दही में, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। जो पहली है वो कह रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। पहली को लग रहा है कि कैसे दूध जो है वो दही में चेंज हो गया, ठीक। तो उसमें देखते आइए कैसे वर्क करता है। जो कर्ड होता है वो क्या करता है, उसमें सेवरल माइक्रोब्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो कर्ड को बनाते हैं, ठीक। बैक्टीरिया आर आल्सो, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। वो क्या करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते रहते हैं दूध में, और उससे वो क्या बन जाता है, उससे बन जाता है दही, ठीक है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। आपने देखा होगा सिरका बनता है ना। सिरका कैसे बनता है, सिरका भी इन माइक्रोब्स के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। और क्या बनता है, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स बनते हैं। जो फूड हम बनाते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, है ना, कुछ फूड में हम यीस्ट डाल के उसको बनाते हैं, ठीक।
जैसे हम क्या बनाते हैं, इडली और भटूरा, ठीक है, रवा इडली और भटूरा। जब हम रवा इडली और भटूरा बनाते हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं दही को या फिर यीस्ट को, ठीक है। Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice and idli and डोसा बैटर। जब हम डोसा बैटर बनाते हैं तो उसको भी कैसे बनाते हैं, हम फर्मेंटेशन के बाद बनाते हैं। और फर्मेंटेशन कौन करते हैं, ये बैक्टीरिया और यीस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। अब क्या करिए कि आप एक्टिविटी से देखते हैं, एक्टिविटी क्या है कि आप आधा केजी आटा लीजिए या फिर मैदा लीजिए, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करिए, ठीक, और उसमें क्या करिए, उसको गर्म पानी से मिक्स करिए, ठीक है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, आप यीस्ट पाउडर को उसमें थोड़ा सा डालिए और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसको सेट करके रख दीजिए, फिर 2 घंटे बाद इसको ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे कि ये जो मैदा था वो क्या हो गया, जो आटा हमने लगा के रखा, डो लगा के रखा, वो कैसा हो गया, पहले तो ये बाउल में नीचे तक था, अब क्या हो गया, वो बाउल के ऊपर आ गया उठ के। तो ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने उसमें क्या डाला था, यीस्ट डाला था, और यीस्ट ने क्या किया, अपने आप को फिर वो रिप्रोड्यूस करता गया धीरे 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 धीरे, और क्या क्या करता गया, अपने आप को बढ़ाता गया, ठीक। और उसने क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और क्या हुआ, अब उसमें गैस के बबल्स आने लग गए, जिसने क्या किया, डो को फिल कर दिया। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जब उसमें अंदर गैस भर गई तो क्या हुआ, वो फूल गया, ठीक, फूल गया तो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ गया। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes. ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में हम क्या करते हैं, हम यीस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉमर्शियल यूज़ कैसे होता है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज स्केल पे अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन बनाने में, ठीक है, या फिर विनेगर बनाने में यूज़ होते हैं। यीस्ट जो होता है वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन में यूज़ होता है, ठीक है, यीस्ट का यूज़। और इस पर्पस के लिए यीस्ट जो है वो कहाँ होते हैं, वो शुगर की हेल्प से नेचुरली ग्रो होते हैं। और किस में होते हैं ये, जैसे बार्ले, वीट, गेहूँ, राइस, ठीक है, या फिर फ्रूट जूस, इनमें क्या होता है, इनमें ये नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है, ये जो यीस्ट है, ठीक। अब एक्टिविटी है कि टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3-4 विथ वाटर। हम 500 ml का बीकर मतलब हाफ लीटर का बीकर ले लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, 3-4 भर लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, 2-3 चम्मच शुगर डाल देंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आधा चम्मच जो है यीस्ट पाउडर डालेंगे इन द शुगर सोल्यूशन। फिर हम इसको क्या करेंगे, ढककर गर्म प्लेस पे रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम स्मेल करेंगे, ठीक। तो जब हम इसको स्मेल करेंगे तो ये किसका स्मेल आएगा, ये स्मेल होगी किसकी, अल्कोहल की। क्यों है, क्योंकि जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट किसने किया, यीस्ट ने किया, ठीक है। और दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जब हम क्या करते हैं, शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, है ना, यीस्ट का यूज़ करके शुगर को अगर हम अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है।
और ये जो बॉक्स है इसमें कौन बना है, इसमें बने हैं लुईस पास्चर। ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को इन 1857। ठीक है। अब मेडिसिनल यूज़ क्या होता है माइक्रोब्स का, जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, ठीक है, कुछ कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन लगाते हैं पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का, ठीक है। ये क्या होते हैं, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किससे बने होते हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं इनका सोर्स क्या होता है, इनके सोर्स होते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज causing microbes. Such medicines are called antibiotics. ठीक है, इस टाइप की मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है इस टाइम, एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ हो रहा है, these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी से क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या है, ये है आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। किससे बने हैं ये, फंगी और बैक्टीरिया से बने हुए हैं। ठीक है, the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। ये क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स को यूज़ ग्रो करके बनाई जाती हैं और ये वेरियस जो है डिजीज़ में क्या होती हैं, यूज़ की जाती हैं, उनके इलाज के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक्स होती है वो antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। They are also used to control many plant disease। वो क्या करती हैं, वो एनिमल्स में भी इन्फेक्शन पता लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं और क्या कहाँ यूज़ होती हैं, प्लांट के डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी माइक्रोब्स का हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बॉक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन यू needed or in wrong dose। It may make the drug less effective when you might need in future। Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses। ठीक है, इसमें कुछ सावधानी दी गई है कि हम एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, उनको क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है। ठीक, और ज़्यादा यूज़ करने के बाद जब हमें नेक्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें हम पे ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स, और जितना कोर्स हो इसका, जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने बोला है हमें उतने टाइम खाना चाहिए, उससे कम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो ख़त्म नहीं होगी, दूसरे क्या होगा, जब हम नेक्स्ट टाइम खाएंगे तो हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा, है ना। तो हमें हमेशा सावधानी से एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक, और हम क्या करते हैं कि हमें जो है कोल्ड और जब फ्लू होता है तो हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है कोल्ड और फ्लू ये हमें किससे होते हैं, ये हमें होते हैं वायरस से। ठीक है, जिस पे क्या होता है, जिस पे एंटीबायोटिक
काम नहीं करेंगे। ठीक, जब क्या होता है कोई डिजीज़ जो है, व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produce antibodies। जब क्या होता है कोई डिजीज़ जो है वो माइक्रोब्स एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, ताकि जो वो अंदर हमारे माइक्रोब्स घुस गया है डिजीज़ लेके, उससे वो फाइट कर सके। ठीक है, और बॉडी जो है उसको याद रहता है कि इन माइक्रोब से कैसे हमें लड़ना है। ठीक है, अगर जब हमारे पास एंटीबॉडी बन जाती है तो अगर दोबारा ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में घुसेगा तो उसको याद रहता है हमारी बॉडी को कि इससे कैसे लड़ना है। ठीक है, अगर क्या होता है कि जो डेड डेड या फिर कमज़ोर माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं, तो बॉडी क्या करती है, उनके साथ फाइट करती है और उन्हें किल करती है ऐसे इन्वेजन से। ठीक है, वो क्या करते हैं, सुटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके ऐसे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो बाहर से आके हमारी बॉडी में घुस गए हैं। ठीक है, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी आर एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और वो क्या होता है, एंटीबॉडी जो है हमारी शरीर में बचा रह जाता है और हम क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। इसी इसी प्रिंसिपल पे क्या वैक्सीन वर्क करती है। ठीक है, जैसे कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये क्या करते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। हम इनसे वैक्सीनेशन के द्वारा इनसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बचपन में क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ढेर सारे टीके लगवाए जाते हैं, है ना, आपको भी लगे होंगे, है ना, ढेर सारे इंजेक्शन। यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। जब आप छोटे होते हैं तो आप पोलियो के ड्रॉप्स पीने जाते हैं, है ना, और आप इसके बारे में, अपने टीकाकरण के बारे में या फिर पोलियो के ड्रॉप्स पीने के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि उनको, आपको कौन कौन से टीके लगे हैं या फिर कौन कौन से वैक्सीन लगी हुई है। ठीक है, अभी देखिए रिसेंट में आया था कोविड, तो कोविड के लिए भी क्या हुआ था, हमें वैक्सीन लगाई गई थी ताकि हम क्या करें, उस कोविड से फाइट कर सकें। ठीक, it is essential to protect all children against this disease. Necessary vaccines are available in the nearby हॉस्पिटल। जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं वो हमारे आसपास के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें उनमें अवेलेबल होती है ना, सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द advertisement on TV and newspaper regarding protection of child against polio under the पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने टीवी पे देखा होगा ना, 2 बूंद जिंदगी की, जो पल्स पोलियो का प्रोग्राम, जो एडवर्टीजमेंट आता है वो किसके लिए है, वो इसलिए है ताकि आप अवेयर हो जाएं और पोलियो ड्रॉप्स भी है, ठीक है, और आपको पोलियो के डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिल पाए। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। ये क्या है, एक्चुअली वैक्सीन है। ठीक है, और एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, इसके लिए क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि वर्ल्ड के, विश्व के कुछ हिस्सों में इससे क्या हो गया, इससे मुक्ति मिल गई, इसको वहाँ से इरेडिकेट कर दिया गया, उसको यहाँ से ख़त्म कर लिया गया कुछ जगहों से। ठीक है, these days vaccine are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease। आजकल क्या होते हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, है ना, कई तरह की वैक्सीन्स कई तरह की डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, और वो कैसे बनती हैं, वो माइक्रोब्स की हेल्प से बनती हैं। ठीक है,
अब माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि क्या हम उसमें सॉइल में जो मैन्योर होते हैं, जो किससे बनते हैं, जो माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम डाल के क्या कर सकते हैं, अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे राइजोबियम था, वो क्या करता था, वो फिक्स करता था किसको, नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन। ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम नाइट्रोजन फिक्सेसर बोलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द सॉइल। ठीक, ये क्या है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया की इमेजेस है। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, और ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, बूझो और पहेली ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल के गार्डनर है वो क्या कर रहे हैं, वो मेन्योर बना रहे हैं। ठीक है, along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. क्या हो गया ये, जब उन्होंने वेस्ट को क्या करा, एक गड्ढे में भर दिया, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो वो क्या हुआ, तो कुछ समय के बाद मेन्योर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बूझो और पहली जानना चाहते थे कि ये सब कैसे हो गया। ठीक है, हमने क्लास 7th में अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन वेस्ट को खाते हैं और क्या करते हैं, इनसे अपना भोजन लेते हैं और इन्हें मेन्योर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आइए एक्टिविटी से समझते हैं। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हेल्प हाफ विथ सॉइल, मार्क देम ए एंड बी। हम 2 पॉट को लेंगे, ठीक है, उनमें क्या भर देंगे, उनमें सॉइल भर देंगे और उन्हें ए और बी से मार्क कर देंगे। ठीक, अब हम उसमें क्या करेंगे, उनमें प्लांट वेस्ट को रखेंगे पॉट ए में, और थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टायर्स इन पॉट बी। पॉट ए में हमने क्या रखा, जो प्लांट वेस्ट थे हमारे पास। पार्ट बी में क्या रखा, जो हमारे पास ग्लास के कांच की ग्लास थी, का, कांच की बॉटल थी, और क्या थे, पॉलीथीन बैग्स थे। ठीक है, टूटे फूटे खिलौने थे, वो सब हमने किस में रख दिया, पॉट बी में रख दिया। ठीक है, अब इनको 3-4 वीक के बाद अगर हम देखेंगे तो जो जो हमने प्लांट के वेस्ट रखे थे वो क्या हो गए, वो तो मेन्योर में चेंज हो गए, लेकिन जो हमने ये ग्लासेस वगैरह रखे थे, प्लास्टिक वगैरह डाला था, वो क्या है, वो वैसे के वैसे उसमें पड़े हुए हैं, बस उनका कलर फेड हो गया, बस प्लास्टिक का। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो नेचुरल वेस्ट थे हमारे पास, जो प्लांट वेस्ट थे, वो क्या हो गए, वो डिकम्पोज हो गए, है ना। लेकिन जो ये प्लास्टिक था, ग्लास था, ये क्या हुआ, ये डिकम्पोज नहीं हुआ। ठीक है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, है ना। हमने देखा एक तो मेन्योर में चेंज हो गया और एक वैसे का वैसा ही है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, है ना। अब ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। हमने 6 क्लास में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, अभी भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 में। जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये जो प्लांट वेस्ट है इनको किस में चेंज कर देते हैं, इनको वो चेंज कर देते हैं मैन्योर में। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो इनमें था प्लांट्स में, वो कहाँ रिलीज हो जाता है, वो फिर से प्लांट्स के द्वारा गेन कर लिया जाता है ना। डिड यू नोटिस दैट इन पार्ट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयस, ये सब हमने देख लिया, ये सब क्या है, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है,
माइक्रोब्स उन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक, और उन्होंने मैन्योर में नहीं बदला। You often see large amount of dead organic matter in front of decaying plants and sometimes dead animals on the ground, है ना। क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो डेड मैटर ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो इधर उधर पड़े होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और उनसे क्या बन जाता है, मेन्योर बन जाता है, जो क्या हो जाता है फिर से सिंपल सेंटेंस सब्सटेंस में चेंज होकर प्लांट्स के द्वारा फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और ये सब्सटेंस जो है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे यूज़ किए जा सकते हैं? वो जो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस हैं एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, उनको भी कम करने में हम माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। हमने क्या देखा, हमने तो एक फ्रेंडली माइक्रोब्स का देख लिया। अब देखते हैं ऐसे माइक्रोब्स जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं इन मेनी वेज। जैसे आपने देखा बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं हमें, ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में ये क्या करते हैं, डिजीज पैदा कर देते हैं। सम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। जो माइक्रोब्स के कारण डिजीजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, ठीक। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। क्या होता है कि जब हम कभी कपड़े रख देते हैं और आसपास नमी होती है तो हमारे कपड़ों में क्या होता है, फंगस लग जाते हैं, ठीक है, वो कपड़ों को स्पॉइल करते हैं। और जो लेदर होता है, लेदर को भी वो ख़राब कर देते हैं, ठीक। तो हम ढेर सारे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। तो पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर, ठीक है। ये जो पैथोजन्स होते हैं जिनसे क्या होता है हमें डिजीजेस होते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, एयर के द्वारा, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, या फिर हम पानी पीते हैं, या फिर हम जब भोजन करते हैं तो उनमें जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं एक किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में, या फिर किसी एनिमल से दूसरे एनिमल में, ठीक है। ये जो माइक्रोबियल डिजीज़ है वो कैसे हो सकता है, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। और कैसे होगा, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। जब क्या होते हैं, microbial disease that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। ऐसे disease को हम क्या बोलते हैं, communicable disease, जो कि किससे होते हैं, अ, दो पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट से, या फिर एयर के थ्रू, या फिर पानी के थ्रू। तो हम ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। जैसे कि कॉलरा, आप देखोगे कि किसी को कॉलरा होता है, आसपास सबको कॉलरा हो जाता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, एक बंदे को घर में सर्दी होती है पूरा घर छींकने लग जाता है, ठीक है। चिकन पॉक्स अगर एक को हुआ घर में तो लगभग सबको ही होने लग जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये है कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के कांटेक्ट में आने से हो जाता है, फिजिकल कांटेक्ट में, या फिर एयर, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आसपास के एयर में इनके इन्फेक्शन रहता है तो हमारे पास भी वो पहुंच सकता है, ठीक है, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, सांसें अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो एंटर कर सकता है, ठीक है। हमने बताया कि जब कोई पर्सन को सर्दी होती है, जब वो छींकता है तो क्या होता है, उसके छींकने से क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या करते हैं,
फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, वो क्या करता है, जब छींक देता है तो ड्रॉपलेट्स जो है एयर में जाते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक, जो क्या करते हैं, एयर में फैल जाते हैं। फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने सांस ली, ठीक है, तो क्या होता है, उनके ब्रीथिंग के द्वारा उनके बॉडी में इंटर कर जाता है और उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, फिर उनको भी खांसी छींक आने लग जाती है ना। There are some insect and animals which can act as carrier of disease causing microbes. तो ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। कुछ इंसेक्ट्स और क्या है, एनिमल्स हैं जो कैरी करते हैं ऐसे डिजीज़ को। ठीक है, जो किससे होते हैं, माइक्रोब से होते हैं। ठीक, जैसे फ्लाइज। फ्लाइज क्या करती है, मक्खियाँ, वो गार्बेज पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं। ठीक है, और ये जो पैथोजन्स होते हैं जिनसे डिजीजेस होती है, वो क्या करते हैं, वो उनके फ्लाइज के बॉडी पे चिपक जाते हैं। और वो फ्लाइज क्या करती हैं, क्या करती हैं, उड़ के आती हैं, जो ढका हुआ, बिना ढका हुआ फूड होता है, ठीक है, अनकवर्ड फूड होता है, उस पे बैठ जाती हैं। और वो क्या करती हैं, वो जो उन्होंने पैथोजन्स उठाए वहाँ से चिपका के ले आई, यहाँ पे फूड पे रख दिया, ठीक है, छोड़ के चली गई। तो इससे क्या होगा, अब कोई व्यक्ति उसको खाएगा तो उसकी बॉडी में वो पैथोजन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हमें क्या एडवाइस मिलती है कि हमें फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ करियर इज अ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ये जो मच्छर है, फीमेल एनाफिलिस, ये क्या करती है, ये पैरासाइट को कैरी करती है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, फीमेल एडिस मस्कीटो एडिस एजिप्टी एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, डेंगू, डेंगू या फिर डेंगी, ओके, जो आपको सुटेबल लगे वो बोलिए। ठीक है, ये जो है, ये कौन है, ये है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ये क्या फैलाती हैं, ये फैलाती हैं मलेरिया। ठीक है, और जो एडिस इजिप्टी है वो क्या फैलाते हैं, वो फैलाते हैं डेंगू। ठीक, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर सोन इन टेबल। हमारे पास एक टेबल है, टेबल नंबर 2.1। इसमें क्या है, इसमें कुछ डिजीजेस हैं, वो क्यों होते हैं, उसका कारण है, काजेस। ठीक है, किस बैक्टीरिया के कारण या फिर वायरस के कारण होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये देखते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा पहला क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, कैसे फैलता है, एयर में फैलता है ना। जैसे किसी ने खांसा और क्या हुआ, वो एयर में बैक्टीरिया आ गए और फिर दूसरे व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे, सांस ले रहे हैं, वो बैक्टीरिया उनके अंदर घुस गए। ठीक है, और जो मीजल्स होता है, ये किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। कैसे फैलता है, एयर से। ठीक है, चिकन पॉक्स कैसे होते हैं, ये भी वायरस से ही होते हैं। ठीक, और कैसे फैलते हैं, एयर से या फिर कांटेक्ट में आने से। ठीक है, और पोलियो, पोलियो वायरस से होता है और ये एयर और वाटर से दोनों से फैल सकता है। ठीक है, अब हम कैसे इससे बचेंगे। ठीक है, हम प्रिवेंट कैसे करेंगे।
ठीक है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जब किसी को ये सारी डिजीजेस हो जाएं तो हमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए। ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उनकी पर्सनल चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, दूसरों से अलग रखनी चाहिए। ठीक है। और हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, है ना। जैसे बच्चों को पोलियो बचपन में दे देना चाहिए। ठीक है। तो हमें उनके एज के अकॉर्डिंग जब उनका टाइम हो हमें उनको वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए। ठीक। अब अगला डिजीज़ है कॉलरा। कॉलरा कैसे होता है, कॉलरा होता है बैक्टीरिया से। ठीक है। और कैसे फैलता है, पानी से, गंदा पानी पीने से या फिर फूड से। ठीक है। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हमें अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, है ना। हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है। और अच्छी आदतें, स्वच्छता की अच्छी आदतें रखनी चाहिए ना। जब गंदगी नहीं होगी तो हमें डिजीज़ भी नहीं होगा, है ना। और हमें अच्छे से पके हुए भोजन को खाना चाहिए। ठीक है। हमें गर्म बॉइल्ड उबले हुए ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ठीक है। जैसे कॉलरा और टाइफाइड में। ठीक। अब हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए भी होता है और एक हेपेटाइटिस बी भी होता है। बी के बारे में हम अगले हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, ये भी होता है वायरस से। फैलता कैसे है, पानी से, है ना। गंदे पानी से, इन्फेक्टेड पानी से फैलेगा। ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। ठीक है। और हमें इसका वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक। मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। ठीक है। और इसको फैलाते कौन है, मस्कीटो। अभी हमने पढ़ा कौन फैलाता है, कौन फैलाता है, यहाँ पे था ना, ये फीमेल एनोफिलिस। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मस्कीटो के नेट का प्रयोग करना चाहिए सोते टाइम, है ना। और हमें क्या करना चाहिए, स्प्रे इंसेक्टिसाइड and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो पानी इधर उधर इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे इकट्ठे पानी में क्या होता है, मस्कीटोज जो है पनपने लगते हैं ढेर सारे। तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, फिर वो काटते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हमें मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। अब एनिमल्स में कैसे डिजीजेज होती है, तो ह्यूमंस में थी, आई एनिमल्स में देखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट आल्सो इन एनिमल्स। ठीक है। जैसे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल दोनों की बीमारी है। ठीक है। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, है ना। अब प्लांट्स में कैसे होते, क्या कौन कौन से डिजीज होते हैं माइक्रोब्स की वजह से, जैसे गेहूँ, राइस, पोटैटो, गन्ना, ठीक है, संतरा, एप्पल और भी बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें माइक्रोब्स की वजह से डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्या है कि माइक्रोब्स की वजह से कौन से डिजीज़ हो रहे हैं प्लांट्स में और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में, वो कैसे फैलते हैं उसके बारे में। और दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से डिजीज़ हैं, सिट्रस कैंकर, ये किससे फैलता है, ये फैलता है बैक्टीरिया से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर।
ठीक है। और वीट में जो रस्ट लग जाते हैं वो किसके कारण होते हैं? फंगी के कारण। और ये कैसे फैलता है? एयर से, या फिर जो हमने गेहूं बोया है उस सीड में ही ये डिजीज होती है। ठीक है। अब येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडे ओकरा, ठीक है। ये जो येलो वेन है ये कैसे फैलता है? ये वायरस से फैलता है, ठीक है। और ये वायरस की वजह से होता है। और ये फैलता कैसे है? इंसेक्ट के द्वारा, जैसे कीट पतंगे बैठ जाते होंगे, ठीक है। और उनमें ये वायरस चिपक के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाता है, ठीक। तो हम इन डिजीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं? इनमें हम कुछ केमिकल्स को डाल के, ताकि ये जो माइक्रोब्स है वो मर जाए, ठीक है। अब फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? Buzo was invited by his friend to the party and he ate variety of food stuff. उसने क्या किया? ढेर सारा फूड खा लिया, तरह तरह के फूड, तरह तरह के फूड, ठीक है। और वो जब घर पहुंचा तो उसे क्या होने लगी? वोमिटिंग होने लगी, ठीक है। और उसे क्या किया गया? उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक। डॉक्टर ने कहा कि ये जो उसकी कंडीशन हुई है बूझो की, वो किसकी वजह से हुई है? फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम क्या करते हैं? कुछ स्पॉइल्ड फूड को खा लेते हैं जिनमें क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? ये अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना देते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं? फूड क्या हो जाता है? फूड हो जाता है पॉइजनस। और ये क्या करता है? ये सीरियस इलनेस और इवन डेथ का भी रीज़न हो सकता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है फूड को, वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें क्या करना चाहिए? फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए और हमें स्पॉइल्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन कैसे करें? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम फूड को कैसे स्टोर करते हैं, है ना। प्रिपेयर एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है। अब हम इसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? पके हुए फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं घर में, ठीक है। हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम रोटियां बनाते हैं और वो क्या होती है? वो यूज़ नहीं होती, हम उसको खाते नहीं, ठीक है। और जब वो रह जाती हैं तो उसमें क्या होता है? जब वो पड़े रह जाती हैं एक दिन या फिर रात भर, तो उसमें क्या होता है? कुछ फंगस लग जाते हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल कर देते हैं। और ये जो ख़राब फूड होता है, स्पॉइल्ड फूड होता है, ये क्या करता है? ये बैड स्मेल करता है ना। इसमें से स्मेल आने लगती है और इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ख़राब टेस्ट हो जाता है, ठीक। और इसका कभी कभी इसका कलर भी चेंज हो जाता है ना। जैसे हमने देखा ब्रेड के ऊपर वो कैसे थे? ग्रे और वाइट स्पॉट हो जाते हैं, ठीक। तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है। अब ये जो फूड का ख़राब होना है ये क्या है? ये कोई केमिकल रिएक्शन है। पहली जो है वो कुछ मैंगोज लेके आई, ठीक है, जो वो खा नहीं सकी कुछ दिन तक। तो क्या हुआ? बाद में उसने देखा कि वो जो मैंगोज है वो क्या है? वो खराब हो गए हैं। लेकिन उसने क्या किया? बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसको याद आया कि जो दादी हमारी बनाती हैं अचार मैंगो का, वो तो ख़राब नहीं होता, फिर ये मैंगो कैसे ख़राब हो गया? वो कंफ्यूज हो गई, ठीक है। Let us study the common methods to prevent preserving food in our home. We have to save it for the attack of microbes. हमारे घरों में कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, जैसे केमिकल मेथड। साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोब्स का ग्रोथ चेक करने के लिए साल्ट का और एडिबल ऑयल का, ठीक है। Therefore, they are called preservative. We add salt or acid preservatives
टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हमने देखा हम क्या करते हैं, जो हम अचार बनाते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें साल्ट ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे अचार को माइक्रोब्स के अटैक से बचाते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाय सल्फाइड, ये क्या होते हैं, ये है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। These are also used in jams and squash to check their spoilage, ठीक है। ये किस में यूज़ होते हैं, ये जैम्स में यूज़ होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, अब कॉमन साल्ट से प्रिजर्वेशन कैसे होता है, कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, ठीक है। कॉमन साल्ट किसको प्रिजर्व करता है, मीट को और फिश को, ठीक है। Meat and fishes are covered with a dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mango and tamarind. और ये जो साल्ट है वो कहाँ यूज़ होता है, साल्टिंग का यूज़ हम करते हैं आंवला को प्रिजर्व करने में, ठीक है, कच्चा मैंगो को प्रिजर्व करने में, और टैमरिंड मतलब हम इमली को प्रिजर्व करने में नमक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब शुगर कैसे प्रिजर्व करता है, जैसे हम खाते हैं जैम्स, जेलीज, ठीक है, स्क्वेसेस, इनको प्रिजर्व कैसे करते हैं, इनको हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये जो शुगर होता है इनमें वो क्या करता है, उनमें मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, जो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स को आने में या फिर उनके ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हम देखते हैं जब हम अचार बनाते हैं तो हम उसमें तेल डालते हैं, विनेगर डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं, ताकि वो हमारे जो पिकल है या फिर हमारा जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सके, ठीक है। क्योंकि जो विनेगर होता है और ये जो ऑयल होता है ये हमें कैसे क्या करता है, ये बैक्टीरिया से बचाता है हमारे पिकल्स को, ठीक है। वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता उसके अंदर, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर ब्रिंगिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड एंड आर यूज्ड, ठीक है। हम जब बाहर से दूध आता है घर में तो क्या होता है, उसको उसको बॉईल किया जाता है, ठीक है। हम उसको गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपने भोजन में, ठीक है, या फिर उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं, पहले हम उसको गर्म करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो दूध में जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको किल कर देता है बॉइलिंग के बाद, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब माइक्रोब्स मर गए हैं, किल हो गए हैं, तो उसमें क्या होगा, वो फूड को स्पॉयल होने से या फिर दूध को स्पॉयल होने से बचा लेंगे, ठीक है। हम अपने फूड को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या मिलता है, अवरोध मिलता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। वाई डज द मिल्क दैट comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? ठीक है, अब पॉस्चराइजेशन क्या है, कि हम जब बाहर से दूध ला रहे हैं हम उसको बॉईल कर रहे हैं, लेकिन जो पैकेट का दूध है वो तो कितने दिन उसी पैकेट में रहता है और वो ख़राब नहीं होता। पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, हम इसको बिना उबाले भी यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या होता है, ये फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब से, ठीक है। तो ये पॉस्चराइजेशन क्या है, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 मिनट टू 15 to 30 सेकेंड्स, हम उसको क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं 15 से 30 सेकेंड तक, फिर उसको क्या करते हैं, उसको अचानक से ठंडा करते हैं और स्टोर कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम ऐसा करके क्या करते हैं, उसको उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को क्या हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, हमने अभी लुइस पास्चर का फोटो देखा था, उनके बारे में देखा था, है ना। और
इसलिए इन्होंने खोजा था लुईस पास्चर ने, इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। ठीक है, जब हम उसको पैक कर दिए तो उसमें क्या हो गया, एयर नहीं गया। ठीक है, एयर नहीं जाता तो एयर में जो माइक्रोब्स हैं वो भी नहीं पहुंच पाते। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रूट्स को, है ना। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, हमने पढ़ा अभी कि जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। एक राइजोबियम बैक्टीरिया था, उसने क्या किया था, उसने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लाके कहाँ कर दिया था, सॉइल में फिक्स कर दिया था। ठीक है, और ये राइजोबियम कहाँ होता है, ये होता है प्लांट्स के रूट्स में। ठीक है, किस टाइप के प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट्स। ठीक है, सच एज बीन्स एंड पीस, जैसे मटर के प्लांट्स, है ना, बीन्स के प्लांट्स, तो उनकी प्लांट्स के रूट्स में ये रहते हैं। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके साथ ये कैसे रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक। हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है ना। ठीक है, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यू मे वंडर हाउ, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा सेम होती है, ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियर न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, प्रोटीन में होता है। ठीक, ये एक इस एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है इन सब का। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर होता है द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने पढ़ा है ना। उसके लिए हमें क्या कर, हमें ना उसके लिए किसकी हेल्प चाहिए, बैक्टीरिया की, जैसे राइजोबियम की। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है एक बार कन्वर्टेड होने के बाद ये कैसे हो जाता है, ये यूजेबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये यूटिलाइज कर लिया जाता है बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है, नाइट्रोजन कहाँ पहुँच गया, एयर से सीधे प्लांट्स में। ठीक है, अब नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होता है, नाइट्रोजन यूज़ होता है प्लांट्स के भोजन बनाने में। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन, ये क्या करता है, प्लांट्स के प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज़ होता है और क्या बना लेता है, एक कंपाउंड अलग सा। ठीक है, अब जब एनिमल्स उस प्लांट को खाते हैं तो प्लांट में वो प्रोटीन स्टोर है। ठीक है, अब जो वो प्रोटीन स्टोर है प्लांट्स में वो कहाँ पहुँचा, जो प्रोटीन है और जो अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो प्लांट से एनिमल्स में पहुँच गया। ठीक है, when plants and animal dies, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plant again। जब वो क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं इनको चेंज कर देते हैं कंपाउंड में, जो क्या होता है फिर से प्लांट्स को मिल जाता है। ठीक है,
और कुछ अदर बैक्टीरिया होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, वो इनको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये कहाँ चले जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ एयर में गया, कुछ सॉइल में गया, तो इससे क्या होता है, इनकी जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में जो इनका जो अमाउंट था नाइट्रोजन का, परसेंटेज था, वो क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ये देखिए, जो ये साइकिल हमने पढ़ी उसका एक नाइट्रोजन साइकिल का पूरा ग्राफ से समझाया गया है, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक। अब ये जो नाइट्रोजन का कंपाउंड था हमारे पास कहाँ था, सॉइल में। ठीक है। उसको कहाँ वो कहाँ गया, वो गया बैक्टीरिया ने उसको क्या किया, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज किया और गैसेस में चेंज किया। फिर वो कहाँ गया, फिर जो गैसेस में चेंज हुआ वो कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन में लाइटनिंग हुई और वो कहाँ गया, फिर से नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए सॉइल में। ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था वो कहाँ गया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा कहाँ पहुँचा, बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में पहुँचा। ठीक है। और जब बैक्टीरिया ने उसको किस में टर्न किया, नाइट्रोजनस कंपाउंड में, फिर उसको किसने, उसको प्लांट्स ने खाया। ठीक है। जो नाइट्रोजन सॉइल में आया बैक्टीरिया के द्वारा, फिर उसको क्या किया, प्लांट्स ने अपटेक किया। ठीक। फिर उस प्लांट को किसने खाया, जो प्लांट में, जब प्लांट ने नाइट्रोजन लिया अपने रूट से, तो वो किस में बना, वो प्लांट में जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस पे यूज़ हुआ नाइट्रोजन। ठीक है। और वो प्लांट में स्टोर हो गया। फिर उस प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया। ठीक है। एनिमल ने प्लांट को खा लिया, फिर उसके बॉडी में वो नाइट्रोजन पहुंच गया। फिर जब एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है, तो फिर वो नाइट्रोजन कहाँ पहुंचा, फिर से वो नाइट्रोजन फिर से पहुंचा सॉइल में। ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल पूरी चलती रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप एक बार देखेंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।